भारत के दौरे पर आएंगे ऋषि सुनक। ब्रिटेन के साथ चर्चा जारी, एफटीए समझौतों पर निर्भर करेगी यात्रा। गाजा में नकली इस्राएली बस्ती बनाकर हमास ने की हमले की तैयारी, धोखा खा गई इस्राएल की खुफिया एजेंसियां। कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, एक्स पर दी गई जानकारी। दिल्ली सरकार के अधिकारी को गृह मंत्रालय ने समय से पहले किया सेवानिवृत्त, नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप। पांच राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान, एमपी में 17, राजस्थान में 23, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 को होंगे मतदान। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे सामने। मध्य प्रदेश में जारी की गई उम्मीदवारों की सूची, सीएम शिवराज बुधनी से लड़ेंगे चुनाव, गृह मंत्री उत्तम मिश्रा को दतिया से मिला टिकट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। योगी सरकार के कुछ मंत्री भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, योगी सरकार के कुछ मंत्री भी लड़ सकते हैं चुनाव। भाजपा के कुछ नेताओं को भाजपा में शामिल करने की रणनीति की बात सामने आई है और यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। मिशन 80 पूरा करने के लिए भाजपा ने तेज किया अभियान, तो मिशन 80 को पूरा करने के लिए भाजपा ने अभियान तेज कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से लोकसभा की सीटों पर जीत की तैयारी, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक एक सीट पर प्रत्याशी चयन पर हो रहा मंथन, तो प्रत्याशी चयन पर मंथन हो रहा है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, योगी सरकार के कुछ मंत्री भी चुनाव में उतर सकते हैं। बसपा के कुछ नेताओं को भाजपा में शामिल करने की रणनीति से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, लोकसभा की सीटों पर जीत की रणनीति तैयार किए जाने की बात सामने आई है और विपक्ष के कब्जे वाली लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर। तो विपक्ष के कब्जे वाली लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर, आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, लोकसभा सीटों पर दिग्गज चेहरों को लड़वाने की तैयारी, फिल्मी सितारों को भी मैदान में उतार सकती है बीजेपी। तो फिल्मी सितारों को भी मैदान में बीजेपी उतार सकती है। एक एक सीट पर प्रत्याशी चयन पर मंथन हो रहा है, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, योगी सरकार के कुछ मंत्री भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो योगी सरकार के कुछ मंत्री भी लड़ सकते हैं चुनाव। बसपा के कुछ नेताओं को भाजपा में शामिल करने की रणनीति की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मिशन 80 पूरा करने के लिए भाजपा ने अभियान तेज कर दिया है। तो मिशन 80 पूरा करने के लिए भाजपा ने अभियान तेज किया। लखनऊ से खबर, लोकसभा की सीटों पर जीत की रणनीति तैयार किए जाने की बात सामने आई है। विपक्ष के कब्जे वाली लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर और 14 लोकसभा सीटों पर दिग्गज चेहरों को लड़वाने की तैयारी। तो दिग्गज चेहरों को लड़वाने की तैयारी की बात, फिल्मी सितारों को भी बीजेपी मैदान में उतार सकती है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो मिशन 80 पूरा करने के लिए भाजपा ने अभियान तेज कर दिया है। विपक्ष के कब्जे वाली लोकसभा सीटों पर बीजेपी की पैनी नजर बनी हुई है। 14 लोकसभा सीटों पर दिग्गज चेहरों को लड़वाने की तैयारी की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, दिग्गज चेहरों को लड़वाने की बात, फिल्मी सितारों को भी मैदान में बीजेपी उतार सकती है और एक एक सीट पर प्रत्याशी चयन पर मंथन हो रहा है। अहम खबर आपको हम बता दें, योगी सरकार के कुछ मंत्री भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो योगी सरकार के कुछ मंत्री भी लड़ सकते हैं चुनाव और बसपा के कुछ नेताओं को भाजपा में शामिल करने की रणनीति है। तो कुछ नेताओं को शामिल करने की रणनीति है और मिशन 80 पूरा करने के लिए भाजपा ने यहां पर अभियान
तेज कर दिया है। तो मिशन 80 पूरा करने के लिए भाजपा की ओर से अभियान पूरा तेज किया गया है। और यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, विपक्ष के कब्जे वाली लोकसभा की सीटों पर पैनी नजर बनी हुई है। और फिल्मी सितारों को भी बीजेपी मैदान में उतार सकती है। तो मैदान में फिल्मी सितारों को उतार सकती है बीजेपी। एक सीट पर प्रत्याशी चयन पर हो रहा मंथन। योगी सरकार के कुछ मंत्री भी चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। और बसपा के कुछ नेताओं को भाजपा में शामिल करने की रणनीति की बात सामने आई है। तो कुछ नेताओं को शामिल करने की रणनीति के बाद मिशन 80 पूरा करने के लिए भाजपा ने तेज किया अभियान। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, लोकसभा की सीटों पर जीत की रणनीति तैयार। और सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनाते हैं। नियुक्ति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आयुष विधा को आम जन की संपूर्ण आरोग्यता के लिए प्रोत्साहन करने के लिए एक प्रयास, डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का हिस्सा है। और उस प्रयास के क्रम में आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, आज भी मानसिक रूप से हम लोग इस बात को मानते हैं कि अरे सब जो है आयुर्वेद से या योग और नेचुरोपैथी से या फिर होम्योपैथ से या यूनानी या सिद्धा से, इसमें हम इसके बारे में बहुत जानकारी, सामान्य नॉलेज के लिए भले ही व्यक्ति जानकारी रखता होगा, लेकिन उसमें बहुत चाहे उसके में कैरियर बनाने के लिए लोग अभी भी संकोच करते हैं। मुझे लगता है यह समय है कि हम कैरियर बनाने के लिए भी और उत्तम आरोग्यता के लिए भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रोत्साहित करें, इस दिशा में प्रयास करें, लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी होगी, लोगों को इसके माध्यम से उत्तम आरोग्यता प्राप्त होने में मदद मिलेगी। और ये हमारा दायित्व बनता है कि इसकी शुरुआत अपने नागरिक कर्तव्यों से प्रारंभ होती है। अगर आयुष से जुड़े हुए हरेक चिकित्सक, चाहे वो आयुर्वेद का हो, यूनानी या सिद्धा से जुड़ा हुआ हो, होम्योपैथ का हो, वे अपनी संकोच को दूर करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान दें, तमाम अन्य कार्यक्रमों के साथ जुड़े जो उसको एक पहचान दे सकती हो। इस विधा के प्रति हम अपने स्तर पर भी योगदान दे सकें। और ये केवल चिकित्सक ही नहीं, बल्कि इस विधा से जुड़े हुए जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो पैरामेडिक्स है, उसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वह इसमें बैकबोन बनकर के बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आपके द्वारा जुटाए जाने वाला एक डाटा जो आप जुटाएंगे, पेशेंट आया, किस प्रकार का पेशेंट है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, पृष्ठभूमि क्या है, इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी लेकर के अगर एक डायरी मेंटेन करके आप तैयार करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एक अच्छा खासा डाटा तैयार हो जाएगा। और फिर उस पर एक स्टडी रिपोर्ट तैयार करना, ये धीरे धीरे करके आप देखना, वो एक रिसर्च का बेस आपका तैयार करेगा। और वही रिसर्च बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम बन सकता है। आप याद करिए, जब होम्योपैथ के बारे में सामान्यतः ट्रेडिशनल मेडिसिन होने के नाते आयुष का इसके पार्ट बनाया गया। इसका जन्म जर्मनी में होता है, लेकिन इसकी मीठी मीठी गोलियां आज भी एक सामान्य व्यक्ति भी लेने में परहेज नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि बच्चा हो या बुजुर्ग, किसी भी उम्र का व्यक्ति वो आराम से इसकी गोलियों को ले लेता है और फिर उसके प्रभाव को भी समझता है, उसके प्रभाव को भी अंगीकार करता है।
इसलिए बड़ी भूमिका के साथ आपको कार्य करना है। तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, जहां ड्यूटी दी जाए वहां पे रह करके, पूरे समय रह करके, अतिरिक्त समय में भी अगर हम कार्य कर सके तो अपने कैरियर को बनाने के लिए जिस विधा का आपने चयन किया है, इस विधा के प्रति आपकी एक कृतज्ञता होगी कि आप इस विधा को मजबूत करना चाहते हैं। अन्यथा अगर आपने नौकरी प्राप्त करने के बाद आप अपनी ड्यूटी पे न गए, वहां पेशेंट के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा, तो फिर यह न केवल एक कृतज्ञता होगी बल्कि अन्य लोगों को हतोत्साहित करने वाला भी होगा। क्योंकि लोगों को फिर होगा कि साहब ये तो एक औपचारिकता है, एक औपचारिकता से जीवन नहीं चल सकता, व्यवस्थाएं नहीं चल सकती हैं। हम जब अपने अधिकारों की बात करते हैं तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हमेशा चर्चा होती कि अधिकार से महत्वपूर्ण अपने कर्तव्य होने चाहिए। कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है? समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, व्यवस्था के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम कहां ले जाना चाहते हैं, ये उसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और मुझे लगता है कि जिस दिन भारत का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, अपने अधिकारों को गौण करके अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाएगा, भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता। भारत दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए और ये हर भारतवासी का दायित्व बनता है, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है। आज का ये कार्यक्रम देश प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी के विजन को, आयुष पद्धति को मजबूती प्रदान करने का एक माध्यम है। जैसे यहां पर 393 होम्योपैथ से जुड़े हुए फार्मासिस्ट को आज नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इससे पहले आयुर्वेद से जुड़े हुए पैरामेडिक्स को भी हम लोगों ने इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए थे। अन्य विधाओं के प्रति भी इसी प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी हाल ही में हमारी कैबिनेट ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए उन लोगों को जिनकी डिग्री अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर मान्य नहीं होती थी, उसको मान्य करने के लिए भी एक नए कदम को आगे बढ़ाया है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा ये विधिवत तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग उन डिग्रियों को मान्य करें जो किसी मान्यता प्राप्त शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, उसको हम प्रदेश के अंदर भी मान्य करेंगे। और उस प्रकार की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उत्तर प्रदेश शासन भी अपने यहां से आयुष विश्वविद्यालय के माध्यम से या डायरेक्टरेट के माध्यम से इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित होंगे, जिससे अधिक से अधिक क्षेत्र में लोग हेल्थ एंड वेलनेस के कार्यक्रम को, उस प्रकार के सेंटर का संचालन कर सके और ट्रेन्ड मैन पावर उन्हें उपलब्ध हो सके। इसके लिए राज्य सरकार तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती है। और इसी दिशा से आज हम सब आपके बीच में आए हैं आपसे बताने के लिए कि इस दिशा में हमें भी अपने प्रयास को, जो जिस क्षेत्र में है उसको उस दिशा में अपने प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। एक पारदर्शी चयन की प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभ की है। आज आप देख रहे होंगे कि अमूमन जिस प्रदेश में लोक सेवा आयोग के परिणाम को आने में 1.5 साल 2 साल लगते थे, आज 6 महीने से 9 महीने के अंदर ये परिणाम सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है। शिक्षकों के चयन की पूरी प्रक्रिया को भी उसी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। और इसी का परिणाम है कि विगत 6 वर्ष के अंदर लगभग 6 लाख यूपी के नौजवानों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नौकरी, सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। यानी ये 6 लाख सरकारी नियुक्ति इससे पहले कभी नहीं मिली। और पूरी पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड हो, माध्यमिक, चाहे वह बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया हो, ये सभी प्रक्रियाओं को
पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य विगत 6 वर्ष के अंदर संपन्न हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 लाख से अधिक नौजवानों को अकेले प्रदेश सरकार की विभिन्न सेवाओं में नौकरी करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। ये 6 लाख नौजवान आखिर कहीं ना कहीं वंचित थे सरकारी नौकरी से। आज वे 6 लाख नौजवान अगर मिल करके व्यवस्था का एक पार्ट बन करके पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, व्यवस्था के साथ जुड़ करके अपना योगदान देना प्रारंभ कर देंगे तो उत्तर प्रदेश से कौन ताकत है जो उत्तर प्रदेश को फिर भी मारू रखेगी। उत्तर प्रदेश को तो एक समर्थ और समृद्ध राज्य के रूप में अग्रसर होना ही है। उस दिशा में हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो रहा है, हर व्यक्ति को इसके बारे में मूल्यांकन और आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। और इसीलिए इस पारदर्शी प्रक्रिया के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं, और अगर कोई गलत करेगा तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। एक प्रक्रिया में कहीं भी कोई हस्तक्षेप शासन का नहीं, कोई भी भर्ती की प्रक्रिया हो पारदर्शी तरीके से हो, और जो उस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करेगा उसकी भी जवाबदेही उस स्तर पर, हर स्तर पर तय सुनिश्चित है। और उसी प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नए नए रोजगार सृजन का एक नया गंतव्य बना है। आपने देखा होगा फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। उस समय हमारे पास 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए थे, आज वो बढ़कर के लगभग 38 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं। नए क्षेत्र कैसे खुल रहे हैं। कल मैं भदोई में था। भदोई में एक इंटरनेशनल कारपेट एक्सपो का आयोजन किया गया है। आप सोचिए, देश के अंदर 17,000 करोड़ रुपए के कारपेट एक्सपोर्ट होते हैं, उनमें 10,000 करोड़ का, 17 में से 10,000 करोड़ का केवल उत्तर प्रदेश से भदोई, मिर्जापुर और वाराणसी से हो रहे हैं। कोई सोचता था हैंडमेड कारपेट, उत्तर प्रदेश का कारीगर, हस्तशिल्प, शिल्पी अपने स्तर पर बनाने का प्रयास कर रहा है। कितनी मजबूती के साथ काम कर रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले दंगों से फुर्सत नहीं थी, अराजकता से फुर्सत नहीं थी, गुंडागिर्दी से फुर्सत नहीं थी। विकास की बात आती थी वह कहीं किसी उसमें अटक जाती थी। आज ये वही उत्तर प्रदेश है जो तेजी के साथ विकास की इन प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से यहां पर होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इसके बाद अहम बातें भी कही गई हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मुख्तार अंसारी की कोठी की जगह पर बनेंगे 72 आवास। मुख्तार अंसारी की कोठी ध्वस्त कर खाली कराई गई है जमीन। ईडब्ल्यूएस मकान के निर्माण को लेकर शासन से मंजूरी मिली है। जमीन एलजीए को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया गया। जमीन पर 72 ईडब्ल्यूएस मकान बनाएगा एलजीए। और डालीबाग में मुख्तार ने परिजनों के नाम बनवाई थी कोठी, और इसे ध्वस्त कर अब यहां पर ईडब्ल्यूएस मकानों के बनवाए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जमीन एलजीए को स्थानांतरित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो यह अहम खबर, जमीन पर 72 ईडब्ल्यूएस मकान बनाएगा एलडीए। और डालीबाग में मुख्तार ने परिजनों के नाम बनवाई थी कोठी। तो डालीबाग में मुख्तार ने परिजनों के नाम कोठी बनवाई थी। लखनऊ से खबर है, मुख्तार अंसारी की कोठी की जगह पर बनेंगे 72 आवास। तो मुख्तार अंसारी की कोठी की जगह पर 72 आवास बनेंगे। कोठी ध्वस्त कर खाली कराई गई जमीन, अहम खबर आपको हम बता दें। और ईडब्ल्यूएस मकान के निर्माण को लेकर शासन से मंजूरी मिली है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर सरकारी डॉक्टर 62 से 65 साल में रिटायर होंगे। यह आम खबर आपको हम बता दें, यूपी में सरकारी चिकित्सकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सेवानिवृत्त आयु 62 से 65 साल करने की तैयारी है। सीएम योगी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े इस अहम प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, और प्रदेश में लगभग 19,500 डॉक्टरों के पद हैं।
और इनमें से 11,500 डॉक्टरों के पद ही भरे हैं। इस निर्णय के होने पर डॉक्टरों की कमी पूरी हो सकेगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से है। सरकारी डॉक्टर 62 से 65 साल में रिटायर होंगे। तो 62 से 65 साल में होंगे रिटायर। यूपी में सरकारी चिकित्सकों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी। अहम खबर आपको हम बता दें, बड़ा तोहफा देने की तैयारी है और सेवानिवृत्त आयु बढ़ाई जाएगी। सीएम योगी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। तो सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और अहम खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। तो स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी और प्रदेश में लगभग 19,500 डॉक्टरों के पद हैं जिनको लेकर यह अहम खबर। इनमें से 11,500 डॉक्टरों के पद ही भरे हुए हैं, जबकि कई पद खाली होने की भी बात सामने आई है और इस निर्णय के होने पर डॉक्टरों की कमी भी पूरी हो सकेगी। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर 5 तहसीलों में चला है एंटी भूमाफिया अभियान। प्रशासन ने तालाब और रास्तों पर अवैध निर्माण ढाए हैं। एंटी भूमाफिया अभियान में कुल 1.489 हेक्टेयर जमीन खाली करवाई गई है। तालाब, जलाशय और रास्तों पर किए गए अवैध कब्जा ध्वस्त। लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार के निर्देश पर अभियान चलाया गया है। 5 तहसीलों में लगभग 3 करोड़ से अधिक जमीन मुक्त किए जाने की बात सामने आई है और यह खबर आपको बता दें, तालाब, जलाशय और इन सभी जगहों से जुड़ी है बड़ी जानकारी। एंटी भूमाफिया अभियान में कुल 1.489 हेक्टेयर जमीन खाली कराए जाने की बात, तालाब, जलाशय और रास्तों पर किए गए अवैध कब्जे को ध्वस्त करने की बात सामने आई है। फिलहाल यह आम खबर आपको बता दें, डीएम सूर्यपाल गंगवार के निर्देश पर अभियान चलाए जाने की बात कही गई है। तो अभियान चलाए जाने की बात, यह हम जानकारी 5 तहसीलों में लगभग 3 करोड़ से यहाँ पर अधिक की बात और एंटी भूमाफिया अभियान 5 तहसीलों में चला है। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर भी है, जहां परिवहन विभाग के इलेक्ट्रिक बसों में दिक्कतें शुरू हो गई हैं। लखनऊ से ये जानकारी आपको हम बता दें और 12 बीरवा चौराहे पर इलेक्ट्रिक बस चलते चलते बंद हो गई। 12 बीरवा चौराहे पर इलेक्ट्रिक बस चलते चलते बंद। राहगीरों और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने धक्का लगाया है। आम जानकारी आपको हम बता दें और कड़ी मशक्कत के बाद इलेक्ट्रिक बस स्टार्ट हो सकी है। लखनऊ परिवहन विभाग की इलेक्ट्रिक बसों में दिक्कतें शुरू। 12 बिरवा चौराहे पर इलेक्ट्रिक बस चलते चलते बंद। राहगीरों और ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने धक्का लगाकर बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रिक बस स्टार्ट हुई है। राजधानी में 140 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो रहा है। आम खबर आपको हम बता दें, 140 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो रहा है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद इस इलेक्ट्रिक बस को शुरू किया जा सका है। आप देखिए किस तरीके से चलते चलते ही ये 12 बिरवा के पास में बंद हो गई है। 140 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन लखनऊ में फिलहाल हो रहा है। लखनऊ से ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ में बनेगी 24 घंटे वाली आधुनिक फूड स्ट्रीट। राजधानी समेत 100 शहरों में बनेगी आधुनिक फूड स्ट्रीट। लखनऊ में मरीन ड्राइव के पास जगह चिन्हित की गई है। 20 स्टॉल के साथ शुरू होगी आधुनिक फूड स्ट्रीट। 16 स्थानीय व 4 बाहरी लोगों के स्टॉल होंगे। इस फूड स्ट्रीट को 24 घंटे खोलने की तैयारी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी फूड स्ट्रीट। तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी फूड स्ट्रीट। 20 स्टॉल के साथ शुरू होगी आधुनिक फूड स्ट्रीट। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर, जहां पर आपको बता दें कि 16 स्थानीय व 4 बाहरी लोगों के होंगे स्टॉल और इस फूड स्ट्रीट को 24 घंटे खोलने की तैयारी है। तो 24 घंटे इस फूड स्ट्रीट को खोलने की तैयारी और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी फूड स्ट्रीट। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फूड स्ट्रीट यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। लखनऊ में 24 घंटे वाली आधुनिक फूड स्ट्रीट बनेगी। राजधानी समेत 100 शहरों में बनेगी आधुनिक फूड स्ट्रीट। यह अहम जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे थे। लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर सड़क ना बनने से प्रमुख सचिव नाराज हैं। बजट होते हुए भी नहीं बनी सड़कें और 2 महीने से सूची नहीं हो पा रही तैयार। 15वें वित्त की समिति की सूची नहीं हो पा रही तैयार और नगर निगम के पास पड़ा है 100 करोड़ का बजट। सड़क बनाने के लिए अभी तक नहीं कराए गए टेंडर। नगर निगम प्रशासन सूची फाइनल करने में लगा हुआ है। 13 अक्टूबर को टेंडर जारी किए जाने की तैयारी है। आम खबर आपको बता दें, 15वें वित्त की समिति की सूची नहीं हो पा रही तैयार। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें, नगर निगम के पास 100 करोड़ का बजट है, बावजूद इसके सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। सड़क बनाने के लिए अभी तक नहीं कराए गए टेंडर। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर नगर निगम प्रशासन सूची फाइनल करने में लगा हुआ है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, 13 अक्टूबर को टेंडर जारी किए जाने की तैयारी है।
फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से सड़कें न बनने से प्रमुख सचिव नाराज हैं। तो सड़कें न बनने से नाराज प्रमुख सचिव, और बजट होते हुए भी नहीं बनी है सड़कें। तो बजट होते हुए भी सड़कें नहीं बनी हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 2 महीने से सूची नहीं हो पा रही तैयार। तो 2 महीने से सूची तैयार नहीं हो पा रही है। 15वें वित्त की समिति की सूची नहीं तैयार हो पा रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली हैं। मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। 2 बदमाशों को गोली लगी है। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, स्कूल में हुई डकैती का पुलिस ने किया खुलासा। मुठभेड़ के बाद बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 2 बदमाशों को गोली लगी है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी कुख्यात शनि पंडित व सागर को गोली लगी। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और स्कूल में हुई डकैती का खुलासा, कब्जे से सोलर, बैटरी, 2 LED व नकदी बरामद की गई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तमंचा, खोखा, कारतूस, लोडर, गाड़ी व बाइक बरामद किए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर, तमंचा, खोखा, कारतूस, लोडर, गाड़ी और बाइक बरामद कर ली गई है। तो कब्जे से सोलर बैटरी, 2 LED व नकदी बरामद किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते जो लौटेंगे। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करते हैं खबरों का। कलेक्टर ऑफिस के सभा कक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता की गई। जिले के तीनों विधानसभा में 7 सितंबर को मतदान होगा। 3 दिसंबर को मतगणना। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही धारा 144 लागू कर दी गई। कोलाहल अधिनियम के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर्स में प्रतिबंध लगा है। जहां जहां नेटवर्क की सुविधा होगी उस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पोलिंग बूथों में लाइव वेबकास्टिंग कर निगरानी भी रखी जाएगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के विधानसभा निर्वाचन के लिए निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और निर्वाचन जो है 2 चरणों में होगा। पहला चरण का जो पोलिंग है वो 7 नवंबर को होगा और दूसरे चरण की जो पोलिंग है वो 17 नवंबर को होगी। और हमारी तीनों विधानसभाएं जो है वो 7 नवंबर की जो समय सारणी है उसमें आई हैं और तीनों विधानसभा सीट हमारे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। और जैसे ही निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा हुई है वैसे ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। मेरे द्वारा कुछ आदेश भी इसमें निकाले गए 144 के संबंध में, कोलाहल अधिनियम के संबंध में। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का जो उपयोग है वो प्रतिबंधित है। खबर बेमेतरा से है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पार्टी के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। बेमेतरा से
साजा विधानसभा क्षेत्र के लिए ईश्वर साहू को बीजेपी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। ईश्वर साहू वहां से जो बिरनपुर हिंसा झड़प में भुवनेश्वर साहू की मौत हुई थी, उसी के युवक के पिताजी हैं। साजा विधानसभा छत्तीसगढ़ में हाई प्रोफाइल सीट है। रुक करते हैं अगली खबर का। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले एक लौता नगर पालिका निगम और स्वच्छता के नाम पर जोरों शोरों से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नगर पालिका निगम चिरमरी हमेशा ही किसी न किसी मामले में चर्चित रहा है। स्वच्छता के नाम पर खुद की वाहवाही लूटने वाले जनप्रतिनिधि सबसे आगे रहते हैं। ऐसे में ही वार्ड नंबर 28 का एक मामला सामने नजर आया, जहां पानी खुलने वाले वॉल के पास लोग पेशाब करते हुए नजर आ रहे हैं। वॉल वाले टंकी पर लोग टॉयलेट भी कर देते हैं। आपको बता दें कि इसी वॉलों के माध्यम से पूरी जगह से पानी सप्लाई होता है। जब इस बारे में अस्थायी निवासी से जानना चाहा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको उनकी जुबानी सुनाते हैं। बढ़ते आगे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित की गई और इस दौरान कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में जानकारी दी गई है। अधिसूचना का प्रकाशन 13 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को, नामांकन पत्रों की समीक्षा 21 अक्टूबर को होगी। शनिवार को नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर दिन सोमवार को, मतदान की तिथि 7 नवंबर होगी। मतगणना की तिथि 3 दिसंबर रविवार को होगी और 5 दिसंबर से पूर्व समस्त निर्वाचन कार्यक्रम संपन्न होंगे। आदर्श आचार संहिता जिसके साथ प्रभावशील हो गई है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ जो नक्सल प्रभावित बूथ है वो 166 है, जिनमें संवेदनशील और संवेदनशील दोनों बूथ शामिल हैं। मेनली जो एरिया है वो हमारा जो गोंदिया से बॉर्डर लगा हुआ है, साउथ में मानपुर मोहल्ला का जो छुरिया गेंदा टोला का क्षेत्र है, साथ में ऊपर में डोंगरगढ़ और कन्हार गांव के पास में जो खैरागढ़ का एरिया लगा हुआ है, वो सभी उसमें सम्मिलित है क्षेत्र में। इसमें 44 कंपनियां हमको बाहर से मिल रही हैं और 2 कंपनियां CAF की जो स्टेट से सोर्स रहेंगी और 1700 का DF का बल जो स्टेट से मिलेगा वो हमारे लिए सफिशिएंट है। इतने बल में हम पूरा जो आसपास का एरिया उसमें एरिया डोमिनेशन भी कर पाएंगे। जो हमारी पोलिंग पार्टी है उसको हम सिक्योरिटी कवर भी दे पाएंगे, साथ में जो सारे रूट्स हैं उनके वो भी हम सिक्योर कर पाएंगे। आज अभी मैं आप सभी को विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की जानकारी दे रहा हूँ। अधिसूचना का प्रकाशन 13 अक्टूबर 2023 को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2023 है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 21 अक्टूबर 2023 को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2023 है। मतदान की तिथि 7 नवंबर 2023 है। मतगणना की तिथि 3 दिसंबर 2023 है और 5 दिसंबर के पूर्व समस्त निर्वाचन कार्यक्रम संपन्न होंगे। दिव्यांग हैं, जिन लोगों को मतदान केंद्र में जाकर वोट करने में अगर असुविधा हो रही है तो उनसे सहमति असहमति ली जाएगी और उनके विकल्प पर है कि वो होम वोटिंग करना अगर चाहें तो होम वोटिंग की सुविधा भी उनको विकल्प के रूप में दिया जाएगा। सर, आज से संपत्ति विरूपण का अभी 24 घंटे लगातार हम लोग सरकारी कार्यालयों का करेंगे, सरकारी संपत्ति का, फिर सार्वजनिक संपत्ति, फिर निजी संपत्ति, ऐसे करके नेक्स्ट 72 घंटे में ये संपत्ति विरूपण से संबंधित कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। खबर कांकेर से है, जहां छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होने की घोषणा कर दी गई है। 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं पहले चरण में सरगुजा और बस्तर संभाग में वोटिंग होगी। दूसरे चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग में वोटिंग की जाएगी। 3 दिसंबर को मतगणना होगी। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही कांकेर जिला प्रशासन और नगर पालिका ने कार्रवाई शुरू की है। राजनीतिक दलों के द्वारा लगाए गए सभी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, विज्ञापनों को हटाया जा रहा है।
सरगुजा में पहले चरण में वोटिंग कराई जाएगी। 7 और 17 नवंबर को मतदान होना है। तो इसको लेकर जो बैनर होर्डिंग्स लगाए गए हैं उनको फिलहाल हटाया जा रहा है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद जो विज्ञापन जारी किए गए थे उन्हें हटाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर सरगुजा से है। आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही जिला प्रशासन और सरगुजा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया हेतु रात में फ्लैग मार्च किया गया। नागरिकों की सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के साथ साथ मतदान प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। किसी भी अनैतिक गतिविधियों की सूचना देने हेतु सरगुजा पुलिस द्वारा जारी मोबाइल नंबर जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश भी दिया गया। शिकायत पाए जाने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई होगी। बढ़ते आगे। खबर बीजापुर से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों को मूवमेंट के दौरान बड़ी नुकसान पहुंचाने की नियत से आईईडी प्लांट करने की योजना थी और 9 अक्टूबर को थाना मद्देहड़ एवं टीम द्वारा यहां पर भोपाल पटना मार्ग पर बुड वागू नाला से 100 मीटर की दूरी पर फॉक्स होल डिटेक्शन किया गया और सुरक्षा बलों की सतर्कता और सूझबूझ से माओवादियों के मंसूबों को विफल किया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, प्रमुख चौक चौराहों पर होते हुए महादेव घाट में खबर रायपुर से आपको बता दें, टेम्पो का सीतापुर आगमन हुआ और कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। तो फिलहाल आपको बता दें, आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की तैयारियों को लेकर जोर शोर से ये तैयारियां की जा रही हैं। 2 चरणों में मतदान होंगे, इसको लेकर तैयारियां चरम पर हैं। निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर ये जानकारी साझा की गई है। आगामी विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव को लेकर, क्योंकि 7 नवंबर से 17 नवंबर के 2 चरणों में ये मतदान संपन्न कराए जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संपूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी पदाधिकारी नीलेश कुमार महादेव, क्षीर सागर और विपिन माझी सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी पत्रकार वार्ता में मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली खबर का। रायपुर से खबर, समाज सेवक बसंत अग्रवाल के द्वारा युवा अधिकार परिवर्तन पदयात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा की शुरुआत हनुमान मंदिर गुड़ियारी से प्रारंभ हुई और बीजेपी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की लंबी लाइनें नजर आईं। आपको बता दें कि कार्यकर्ता और समाज सेवक बसंत अग्रवाल के निर्देश पर भारत माता चौक पर एक जनसभा का कर अग्रवाल की अगुवाई में युवा अधिकार परिवर्तन पदयात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ाई गई। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ हाथों में तख्ती लेकर नारा लगाते हुए नजर आए और बसंत अग्रवाल ने बताया कि युवा अधिकार परिवर्तन पदयात्रा युवा पीढ़ी को सनातन धर्म की प्रेरणा के लिए निकाली जा रही है, जिसका मकसद हमारे समाज के लोगों को सनातन धर्म का महत्व समझाना और साथ ही युवाओं के प्रति अपने सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति जागरूक करने के लिए युवा अधिकार परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया। यात्रा हनुमान मंदिर गुड़ियारी से प्रारंभ होकर प्रमुख चौक चौराहे पर होते हुए महादेव घाट में समाप्त हुई।
बढ़ते आगे, टिकट के लंबे इंतजार और कई अटकलों के बीच आज बीजेपी पार्टी द्वारा टिकट की घोषणा कर दी गई है। जैसे ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीतापुर चहेते प्रत्याशी रामकुमार टेम्पो का टिकट तय होने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो को सीतापुर आगमन हुआ और कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी कर इस अवसर पर काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और नगरवासी उपस्थित रहे। सीतापुर बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो से चर्चा करते हुए बताया कि मैं प्रत्याशी हूं, हर कार्यकर्ता अपने आप को प्रत्याशी समझे और पार्टी को जिताने में अपना योगदान दे। जनता की मांग है कि प्रत्याशी बनाया गया है तो इस क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ रही हैं और निश्चित रूप से इस बार सीतापुर में कमल खिलेगा। सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि ये टिकट मुझे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को मिला है और सीतापुर के जनता ने जिस प्रकार से मुझे चिट्ठी लिखकर बुलाया है, मैं उन्हें भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आज उनको टिकट मिला है और जीत निश्चित है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ निश्चित रूप से खिलेगा। क्या मुद्दा रहेगा जनताओं के? जब जनता चुनाव लड़ती है तो मुद्दे भी उन्हीं के होते हैं और रणनीति भी उन्हीं की होती है। कठिन मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि आज जनता का लहर आज हमारे पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए जीत हमारी ही होगी। नमस्कार, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल लगातार देखने को मिल रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है और दूसरी लिस्ट में सरगुजा जिले के सीतापुर में जो कांग्रेस के कब्जा कहा जाता है, जहां पर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो को टिकट दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति वीरता से पुरस्कृत हैं रामकुमार टोप्पो जी, जो लगभग 4-5 महीना पहले अपने पद को इस्तीफा देकर चुनावी रणनीति में उतरे हैं। और सीतापुर विधानसभा ऐसी जगह है जहां पे आजादी के बाद या तो निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ की जीत हासिल होती है या फिर कांग्रेस। आपको बता दें यहाँ पे अभी वर्तमान में खाद्य मंत्री अमरजीत रहे और 4 बार से विधायक बन चुके हैं। प्रदेश में जब उनकी सरकार आई तो उनको खाद्य मंत्री और संस्कृति मंत्री बनाए गए हैं। इस पर सैनिक रामकुमार टोप्पो जी भाजपा से जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, अब देखना होगा कि किस प्रकार से इन दोनों के बीच में चुनावी रणनीति देखने को मिलती है। बहरहाल अब तो समय बताएगा कि या भाजपा यहाँ पे अपना कब्जा जमा पाती है या फिर कांग्रेस अपनी कब्जा जमाने में समर्थ रहती है। मैं अरमान रजत, सरगुजा। बढ़ते आगे, डिंडोरी जिले के बजाग मुख्यालय में आचार संहिता लगने के उपरांत बजाग एसडीएम बैजनाथ वासनिक ने तत्काल शासकीय कार्यालयों का दौरा किया और आचार संहिता का पालन करने को लेकर पोस्टर बैनर हटवाए हैं। गौरतलब है कि बजाग एसडीएम बैजनाथ ने आचार संहिता के पालन को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाग सहित अन्य शासकीय कार्यालयों का निरीक्षण करते हुए प्रचार प्रसार वाले बैनर पोस्टर को हटाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी कर्मचारी सहित आमजनों को आचार संहिता पालन करने का संदेश भी दिया गया। बढ़ते आगे, डिंडोरी जिले की गाड़ासरई पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गोरखपुर गांव में दबिश देते हुए 10 जुआड़ियों को जुआ खेलते हुए 16,080 रुपये नगद सहित 7 मोबाइल, 2 नाग मोटरसाइकिल और 1 नग 4 पहिया वाहन जब्त किया। जुआड़ियों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा के निर्देश पर गाड़ासरई प्रभारी दुर्गा प्रसाद नागपुरे और टीम गठित करते हुए 10 जुआड़ियों को 52 ताश पत्ती नकदी सहित 3 नग वाहनों के साथ गिरफ्तार किया। .
रुक करते हैं अगली खबर का। मंडला में चुनाव आचार संहिता लगते ही कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी सहित पूरा प्रशासनिक अमला आचार संहिता पालन करवाने के लिए सड़कों में उतर गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत वाहनों से नेम प्लेट, झंडे और चिन्ह हटाने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सलोनी सिडाना ने बैगा, बैगी चौक, उदय चौक, रेड क्रॉस, अंबेडकर चौक, जिला चिकित्सालय, बस स्टैंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक और नेहरू चौक का निरीक्षण किया। शासकीय स्थानों पर फ्लैग, बैनर, झंडे और पोस्टर हटवाने की कार्रवाई की। खबर नालंदा से है, जहां दीपनगर थाना क्षेत्र के बहादुरगंज में एक युवक ने अपने शौक को पूरा करने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रची। युवक और माता पिता से पैसे ठगने के लिए अपहरण होने की जानकारी दी। अपने मोबाइल फोन के व्हाट्सएप कॉलिंग करके 80,000 रुपए की मांग की। युवक के माता पिता ने थाने में अपहरण की फिरौती मांगने का मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज होने के बाद SIT टीम का गठन कर युवक को सकुशल बरामद किया गया। व्यक्ति उनके पुत्र का अपहरण कर लिया है और 80,000 रुपया मांग कर रहा है छोड़ने के लिए। इसकी गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक थानाध्यक्ष कतरी सराय के नेतृत्व में SIT टीम का गठन किया गया था और उसका जांच तकनीकी आधार पर किया गया तो मालूम चला कि पीड़िता कंचनपुर थाना दीपनगर में लोकेशन आया था मोबाइल का, जिसके आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई की। कार्रवाई में मालूम चला कि ये वहीं पर कंचनपुर में रह रहा है और इनका कोई अपहरण नहीं हुआ था। ये 8 अक्टूबर 2023 को इनको बरामद किया गया और इनसे पूछताछ की गई तो मालूम चला इनका अपहरण नहीं किया गया था। ये अपने माँ और पिताजी से कुछ पैसे का डिमांड किए थे, जो लोग नहीं दिए तो इन्होंने अपहरण का एक मामला अपने ही फ़ोन से उजागर किया। इसी के साथ लाइव न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए K News India।